जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास एक्सचेंज फ़ोर्स रीज़न ये थी कि जो वाइज़ था वो आपके फ़ील्ड का ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगरचे हम जानते हैं कि जो फ़ील्ड है वो आपकी मैग्नेटाइज़ेशन के प्रोपोर्शनल है, तो अगर वो मैग्नेटाइज़ेशन के प्रोपोर्शनल है तो वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा कोऑपरेटिव फिनोमेना पाया जाता है जो कि आपके मटेरियल को मैग्नेटाइज़ कर रहा होता है। आपका जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपकी जो अलाइनमेंट है वो उतनी ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाती है। तो इसका मतलब वो फिनोमेना डिक्रीज़ होता है आपकी थर्मल एनर्जी होने पर। तो वो फिनोमेना जो है वही फिनोमेना बेसिकली एक्सचेंज फ़ोर्स है। तो एक्सचेंज फ़ोर्स क्या है उसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या लेते हैं ये हम बाद में समझते हैं, पहले उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस की हुई है, हम उस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि जो हमारे पास ना एक मटेरियल है, वो सारा मैग्नेटिक है, ठीक है? वो सेट ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है और हर एक एरो ना एक सेट ऑफ एटम को शो कर रहा है और आपके पास हर एक का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर हम उन सेट ऑफ एटम्स को अलाइन कर दें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो वो एक कंटिन्यूस मीडियम बना देता है और हर एक अपना मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अगर हम सब के डाइपोल को सम कर दें तो जो पॉइंट पी है यहाँ पर सेंटर पे, तो उसके लेफ़्ट साइड पर सारे नॉर्थ पोल बन जाएंगे और राइट साइड पर सारे साउथ पोल बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो पी पर, तो जिसको लॉरेंस फील्ड भी कहते हैं, तो वो फील्ड बिल्कुल उतना ही होगा जितना आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए फील्ड रिक्वायर्ड होता है। ये तो एक सिंपल सी मेथडोलॉजी है कि आपके पास अगर कोई मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है तो उसका आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो रीज़न थी पीछे किसी भी मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी के, वो 1928 तक सॉल्व नहीं हो पाई। फिर बंदा आया हाइजेनबर्ग, उसने कहा कि ये मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी के पीछे क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज फ़ोर्स का रोल है। उससे 1 साल पहले ना जो है हाइड्रोजन एटम जो था वो अंडर डिस्कशन था। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 2 एटम्स पर मुश्तमिल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वो जो 2 एटम्स थे वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर वो पैरेलल अलाइन होते थे तो अनस्टेबल होते थे, और जब वो एंटी पैरेलल होते थे तो वो स्टेबल हो जाते थे। तो जब वो पैरेलल होते थे तो पॉली एक्सट्रीम प्रिंसिपल के मुताबिक उनकी एनर्जी सेम होती, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या, उनकी स्पिन क्या होती थी, ऑपोजिट, और वो फेरोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना शो करते थे। लेकिन जब वो एंटी पैरेलल होते थे तो वो स्टेबल होने का फिनोमेना शो करते थे और उनमें मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होती थी। तो ये जो फ़ोर्स थी, ये जो इनके अंदर मौजूद थी, तो इनके पैरेलल और एंटी पैरेलल होने के दरमियान वो फ़ोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स अट्रैक्टिव भी थी और रिपल्सिव भी थी, लेकिन इनका पैरेलल होना और एंटी पैरेलल होना सिर्फ इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स थी उस पर डिपेंड नहीं करती थी। इसके दरमियान एक और भी फ़ोर्स पाई जाती थी जो बिल्कुल नॉन क्लासिकल थी और उस फ़ोर्स का नाम था एक्सचेंज फ़ोर्स। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन रख रहे थे उनमें उनकी जो पैरेलल अलाइनमेंट थी या एंटी पैरेलल अलाइनमेंट थी वो आपके कूलम फोर्स की वजह से नहीं थी, वो आपकी ओरिएंटेशन की वजह से थी, जो कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के चेंज होने से वो चेंज हो रही थी। तो वो जो नॉन क्लासिकल फोर्स थी, ये जो अलाइनमेंट हो रही थी वो एक्सचेंज फोर्स की वजह से हो रही थी। तो फिर इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी उसके अंदर ओरिएंटेशन की वजह से भी एनर्जी इंक्लूड थी। तो एक्सचेंज फोर्स को फिर फंडामेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कहा गया ओरिजिन में। तो मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी के पीछे जो हाथ है बेसिकली वो एक्सचेंज फोर्स का है। अब एक्सचेंज का मतलब समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ना 2 एटम है, एडजेसेंट एटम है, मतलब एक जैसे एटम्स हैं और उनमें ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो प्रोटॉन 1 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो प्रोटॉन 2 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा हो कि बहुत क्लोज करने पर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है। अब करीब करें कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो प्रोटॉन 2 की रिवॉल्व करना शुरू कर दे और जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो प्रोटॉन 1 के जो गिर्द है ना वो रिवॉल्व करना शुरू कर दे। ये जो कंसिड्रेशन है ना
ये एक्सप्रेशन इंक्लूड करती है आपकी टोटल एनर्जी में एक्सचेंज एनर्जी का। तो ये जो इंटरचेंज है, ये जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम पर, ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है और वो तकरीबन 10⁻18 टाइम पर सेकंड होती है। तो जो एक्सचेंज एनर्जी है ये फेरोमैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आपके अगर इलेक्ट्रॉन पैरेलल अलाइन होंगे तो उनके दरमियान वो हमेशा फार अवे होंगे और आपका मटेरियल फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा। अगर वो एंटी पैरेलल होंगे तो आपके पास आपका जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अब ये जो एक्सचेंज एनर्जी थी उसका जो हमारे पास रिलेशन बनता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक का हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम SIH/2 है और दूसरे का SJH/2 है। जो एक्सचेंज एनर्जी आती है वो -2J cos ऑफ थीटा शो करती है। यहाँ पर जो 2 है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो कर रहा है, जो J है ये हमारे पास एक्सचेंज इंटीग्रल है। यहाँ पर जो फाई है वो एंगल है दोनों स्पिन के दरमियान। अब ये जो हमारे पास एक्सचेंज इंटीग्रल है ना, ये डिफ़ाइन करेगा कि स्पिन पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। स्पिन और आपकी स्पिन डिफ़ाइन करेगी कि मटेरियल फेरो होगा या पैरा होगा। अब आपके पास अगर JX पॉजिटिव हो और आपकी स्पिन पैरेलल हो तो आपकी जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, और अगर आपका JX नेगेटिव हो और आपकी स्पिन एंटी पैरेलल हो फिर भी आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अब फेरोमैग्नेटिज्म के लिए ये जे जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अलाइनमेंट होती है स्पिन की वो पैरेलल होती है और पैरेलल अलाइनमेंट के लिए JX का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अब अगर बात, ये तो था हाइड्रोजन का एक सिंपल सा मॉडल ना जिस पर ये काम हो रहा था। अब अगर आयरन की बात की जाए, अब आयरन 26वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अब वो FCC है ऊपर से, अब सिर्फ उसके अंदर 2 एटम तो पाए नहीं जाते, ठीक है। अब अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर भी लें, सिर्फ क्लोज एटम्स को भी कंसीडर करें, तो फिर भी हम ये जो ऊपर हमने रिलेशन बनाया है एनर्जी का, हम इसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज का रिलेशन आयरन के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स है। लेकिन एक बात पता चल गई है कि आपकी जो फेरोमैग्नेटिज्म के पीछे हाथ है वो एक्सचेंज फोर्स का है। तो इसकी वजह से, एक्सचेंज फोर्स की वजह से जो है हमें बहुत सारे और कंक्लूजन्स मिले हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ 4 मेटल्स हैं जो कि फेरोमैग्नेटिज्म है और उनके पीछे एक्सचेंज फोर्स का रोल है, एक्सचेंज फोर्स की वजह से वो फेरोमैग्नेटिज्म है, हम उनको साबित कर सकते हैं इससे। और वो हम रेशो लेकर उनके इंटर एटॉमिक रेडियस की और उनके 3D इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल है उसके रेडियस की, क्योंकि इनके अंदर फेरो, ये जो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स 3D शेल में होते हैं वो बेसिकली उनकी अलाइनमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है मटेरियल का फेरो होना, ठीक है। अब रेशो क्या है आपके पास, वो आपके पास RA/3D है और इसकी रेशो जो है वो एक्सचेंज इंटीग्रल में वेरिएशन लेके आती है। यहाँ पर जो RA है वो एटम का रेडियस है और जो R3D है ये इलेक्ट्रॉन्स जो 3D शेल में पाए जाते हैं उनका रेडियस है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो फेरोमैग्नेटिज्म की वजह बनते हैं। तो अब अगर आपके पास इस रेशो की वैल्यू बहुत बड़ी हो, RA/3D की, RA/R3D की, तो आपके पास जो JEX है ना उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर मटेरियल फेरोमैग्नेटिज्म हो तो JEX की वैल्यू पॉजिटिव और ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब अगर हम 3D शेल का जो रेडियस है वो चेंज किए बिना अगर हम एटम्स को करीब लेके आएँ तो एटम का रेडियस डिक्रीज़ होगा। अगर एटम का रेडियस डिक्रीज़ होगा तो ओवरऑल रेशो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। और रेशो डिक्रीज़ करेगी तो आपका जो एक्सचेंज इंटीग्रल है ना वो इंक्रीज़ करेगा और आपकी जो स्पिन है ना वो पैरेलल हो जाएंगी। स्पिन आपकी पैरेलल हो जाएंगी तो आपका मटेरियल जो है ना वो फेरोमैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर फर्दर क्लोज़ कर देंगे उस डिस्टेंस से तो आपके पास फर्दर डिक्रीज़ करने पर जो 3D है वो 3D शेल के इलेक्ट्रॉन वो इतने करीब हो जाएंगे कि आपकी स्पिन पैरेलल से एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होता है और इस कर्व को कहते हैं बेथी-साल्टर कर्व।
ये बेथी-साल्टर कर्व जो है ये डिफरेंट मटेरियल जो डिफरेंट मेटल्स थी उनको शो करती थी, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेथी जो साल्ट कर्व है ना वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन की जाती है। इस तरह जो हमारे पास जो एम एन है, अब इसका जो हमारे पास एक्सचेंज इंटीग्रल है वो नेगेटिव है, तो इसलिए ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। टेम्परेचर आई थिंक 97 के है। तो अब ये एक बहुत बड़ा रोल था एक्सप्लेन करने में अब कुछ मटेरियल्स को, लेकिन अब इसके पीछे ना, इस कर्व के पीछे क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कुछ अलॉयज़ जो हैं वो फेरोमैग्नेटिज्म हैं, लेकिन वो जिन से अलॉय बनाए गए हैं वो खुद फेरो नहीं है। जिस तरह MnBi है या हज़लर अलॉयज़ हैं, ये अगर ख़ुद इनके अलहदा एटम्स की बात की जाए तो जिनसे इनकी कंपोजिशन हुई है वो पैरा है, लेकिन इनकी कंपोजिशन होने पर ये क्या है, फेरो है। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई। जो हमारे पास फिर रिलेशन आता है एक्सचेंज एनर्जी और मॉलिक्यूलर फील्ड के दरमियान, वो हमारे पास रिलेशन आ जाता है HM=2JEx S²Z/μh। यहाँ पर जो Z है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो S है वो स्पिन है आपके पास, और JEx जो है ये आपके पास एक्सचेंज इंटीग्रल है, और μh आपके पास जो है वो डाइपोल आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर एक्सचेंज एनर्जी और थीटा के दरमियान रिलेशन में देखें तो वो 3k θ/2z S × S+1, इसका मतलब है जो JEx है वो प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो ओवरऑल कंक्लूजन से ये बात पता चली है कि जो आपके पास एक्सचेंज फोर्स है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होती है आपके क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है उस पर, ठीक है। वो सिर्फ डिपेंड करती है इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस पर जो कि दो एटम्स के दरमियान होता है, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ही डिफाइन करेगा कि आपका JEx पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।